Hello everyone, welcome back to Kyra classes. This is my fifth lecture of class 12 biology chapter 6 molecular basis of inheritance. आज की वीडियो का टॉपिक है जेनेटिक कोड. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड से. रेप्लिकेशन के दौरान, मतलब जब मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बताया था जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और रेप्लिकेशन में क्या होता है, बेसिकली वो अपनी कॉपी बनाता है. तो ये जो दोनों प्रोसेसेस है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लिक एसिड के ये कॉपी होते हैं जिससे ये दूसरा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर सके. The process of translation requires transfer of genetic information from a polymer of nucleotides to a polymer of amino acids. अब जो ट्रांसलेशन है, बेसिकली ट्रांसलेशन क्या है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन है. जैसे मैंने आपको बताया था डीएनए से आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना वो होता है ट्रांसलेशन. तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इसको रिक्वायरमेंट होती है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो सके from a polymer of nucleotides to a polymer of amino acids. That means जो genetic information है वो polymer of nucleotides से कहाँ पहुंचे, वो polymer of amino acids तक पहुंचे. Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acids. Change in nucleic acid genetic material were responsible for change in amino acids in proteins. तो इसमें कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड्स के बीच में. ना ही न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी एग्जिस्ट कर रही थी और ना ही अमीनो एसिड्स के बीच में. Change in nucleic acid genetic material were responsible for change in amino acids in proteins. तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, अगर उसमें चेंज आ रहा था तो ये रिस्पॉन्सिबल था कि जो अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन्स में वो चेंज हो रहे थे. सो चेंज इन न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो रिजल्ट कर रहे थे किसमें, चेंज इन अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स. तो बेसिकली अमीनो एसिड्स क्या होता है, अगर मैं बात करूं, प्रोटीन एक लॉन्ग चेन है, एक बेसिकली प्रोटीन पॉलीमर है. तो वो पॉलीमर किसका होता है, अमीनो एसिड्स का, जो कि छोटे छोटे, अगर आप समझिए जैसे छोटे छोटे यूनिट्स मिला के एक चेन बनती है, इस तरीके से प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे, मतलब बेसिकली अमीनो एसिड्स जो यूनिट्स हैं, यूनिट यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं, तो ऐसे एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, ऐसे करके एक चेन बनती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन्स. तो बेसिकली अमीनो एसिड्स जो है वो यूनिट है प्रोटीन का. This led to the proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acids during synthesis of proteins. तो इसके थ्रू जेनेटिक कोड का प्रपोजिशन हुआ था, जो कि एक डायरेक्ट सीक्वेंस अमीनो एसिड्स की फॉर्म करता था, या एक तरह से एक डायरेक्ट सीक्वेंस है जो कि अमीनो एसिड्स का जेनेटिक कोड जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज करती हैं. तो बेसिकली जेनेटिक कोड जो है वो सीक्वेंस, अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डायरेक्ट करता है जब प्रोटीन के सिंथेसिस का प्रोसेस चलता है. It was George Gamow, a physicist, who argued that since there are only 4 bases and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. जॉर्ज गेमाओ एक फिजिसिस्ट था, उसने आर्ग्यूमेंट किया था या आर्ग्यू किया था कि 4 बेसिस, सिर्फ 4 बेसिस प्रेजेंट हैं, एंड इफ दे हैव टू कोड, अगर उन्हें 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करना होगा तो कोड जो है वो इन बेसिस के कॉम्बिनेशन से कॉन्स्टिट्यूट होगा. He suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. उन्होंने suggest किया था कि सारे के सारे जो 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए, बेसिकली अगर कोड करना है उन सारे 20 अमीनो एसिड्स को, तो जो कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होना चाहिए. This was a very bold proposition because a permutation combination of 4 की power 3, 4 into 4 into 4 would generate 64 codons, generating many more codons than required, providing proof that the codon was a triplet was a more daunting task. तो एक बहुत बोल्ड प्रपोजिशन रहा था, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है, क्योंकि 4 बेसिस हैं, ओके, और बेसिकली
जो ये 4 बेसिस है, तो इन्होंने ये बोला था कि जो कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा, तो दैट मीन्स 4 की पावर 3, और इसका मतलब ये हुआ कि 4 into 4 into 4 will give you 64 कोडॉन्स, और ये जो 64 कोडॉन्स जनरेट होंगे ये बहुत ज़्यादा ये एक तरह से बहुत ज़्यादा कोडॉन्स जनरेट हो रहे हैं जितने हमें चाहिए उसके हिसाब से। तो बेसिकली जितने हमें कोडॉन्स चाहिए उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कोडॉन्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये प्रूफ प्रोवाइड, एक तरह से प्रूफ जो है वो दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है। बेसिकली एक तरह से जो प्रूफ इसका देने का कि कोडॉन एक ट्रिपलेट है, एक बहुत डॉन्टिंग टास्क रहा था। The chemical method developed by Harbin Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases. तो जो केमिकल मेथड है जिसे डेवलप किया था हर गोबिंद खुराना ने, वो इंस्ट्रूमेंटल था। मतलब इसका मतलब ये है कि वो आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस में इन्वॉल्व था, आरएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था विद कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। जो बेसिस डिफाइंड हैं उनको कंबाइन करके बेसिकली जो मैं कह सकती हूं कि यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल्स किस तरह से सिंथेसाइज होंगे। Marshall-Nirenberg's cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. Severo-Ochoa enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template-independent manner, enzymatic synthesis of RNA. मार्शल नीरनबर्ग्स का जो सेल फ्री सिस्टम था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसने फाइनली हेल्प किया था कि कोड को डेसिफर करने के लिए, मतलब जो बहुत मुश्किल हो रहा था कोड को समझना, जेनेटिक कोड को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसे आसान किया था कोड को समझने के लिए। इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, सेवेरो-ओखोआ एंजाइम, बेसिकली वो बहुत हेल्पफुल रही थी आरएनए को पॉलीमराइज कराने में विद डिफाइंड सीक्वेंसेस। इसका मतलब जो डिफाइंड सीक्वेंसेस थी, एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में जो डिफाइंड सीक्वेंसेस थी, तो ये जो सेवेरो-ओखोआ एंजाइम थी ये बहुत हेल्पफुल रही आरएनए को पॉलीमराइज कराने में। तो एक एंजाइमेटिक सिंथेसिस था आरएनए का, मतलब यू आर यूजिंग एन एंजाइम, आप एंजाइम यूज करके बेसिकली आरएनए को सिंथेसाइज करा रहे हो। द कोडॉन्स फॉर द वेरियस अमीनो एसिड्स, अब यहाँ पे कोडॉन्स दिए गए हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स के, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है, देन दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कोडॉन्स दिए गए हैं अलग अलग अमीनो एसिड्स के। जैसे मैं कुछ आपको बता सकती हूँ, जैसे यू, ठीक है, ये फिनाइल एलेनिन को बेसिकली ये फिनाइल एलेनिन का जेनेटिक कोड है। ये फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है इसका बेसिकली जेनेटिक कोड यू है। देन आप देख सकते हो ये यूयूसी भी फिनाइल एलेनिन को कर रहा है। अब हम थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं, जैसे कि यूयूए। अब ये जो जेनेटिक कोड है बेसिकली ये ल्यूसीन को कोड, एक अमीनो एसिड है ल्यूसीन, तो उसको कोड करता है। तो ये जो यहाँ पे जितने दिए गए हैं ये शॉर्ट फॉर्म्स अमीनो एसिड्स के बेसिकली, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोलीन है, आर्जिनिन है, सिस्टीन है, ओके, ट्रिप्टोफैन है, टीआरपी, ये ओके, ग्लाइसिन है, एएसपी एस्पार्टिक एसिड है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म्स है। जैसे VAL है वैलीन, इसका जेनेटिक कोड है GUU। MET जो बहुत कॉमन है, जो हम आगे पढ़ेंगे, MET, ये AUG इसका जेनेटिक कोड है। और ये बेसिकली किसको कोड करता है, ये MET अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है बेसिकली। ओके, तो इस तरह से इन्होंने ये शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं अमीनो एसिड्स के। The salient features of genetic code are as follows. First, the codon is triplet. सबसे पहले codon triplet होता है। 61 कोडॉन्स जो है वो अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे थे, और जो 3 कोडॉन्स हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो एक तरह से ये जो 3 कोडॉन्स हैं ये स्टॉप कोडॉन्स का काम करते हैं। 64 कोडॉन्स थे मैंने आपको बताया था, जिनमें 61 कोडॉन्स कोड करते हैं अमीनो एसिड्स को, जबकि 3 कोडॉन्स जो है वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और बेसिकली इन्हें रेफर किया जाता है एक तरह से स्टॉप कोडॉन्स। One codon codes for only one amino acid, hence it is unambiguous and specific. एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है, इसलिए ये अनएम्बिगस और स्पेसिफिक है। कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो कोड करते हैं एक से ज्यादा कोडॉन को, तो कोड जो है यहाँ पे डी जनरेट कहलाया जाता है।
The codon is read in mRNA in a contiguous fashion. There are no punctuations. तो जो codon होता है जिसे हम mRNA में read करते हैं वो contiguous fashion होता है, मतलब आपको एक साथ उसे read करना पड़ता है, वहां पे कोई punctuations नहीं होती हैं. The code is nearly universal. कोड जो है वो यूनिवर्सल होता है. एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया से ह्यूमन, अगर यू की बात करें तो जो ये जेनेटिक कोड है यू बेसिकली किसको कोड करेगा, ये अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था. कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस पाए गए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में और कुछ प्रोटोजोन्स में. AUG जो कोडॉन है उसके डुअल फंक्शंस हैं. ये एक तरह से मिथ्योनिन को कोड करता है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, और एक और फंक्शन ये है कि ये इनिशिएटर कोडॉन है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड. The relationships between genes and DNA are best understood by mutation studies. तो genes और DNA के बीच में जो relationship है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है अगर हम mutation को study करें. Effects of large deletions and rearrangements in a segment of DNA are easy to comprehend. इसका मतलब ये है जो DNA का segment है अगर उसमें large deletion हो रहा है और जो DNA का segment है अगर उसमें rearrangement होता है तो उसके इफेक्ट्स को हम बहुत अच्छे से कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब इसका जो बेसिकली रिजल्ट है, मतलब लार्ज डिलीशंस का और रीअरेंजमेंट का जो रिजल्ट है वो ये हो सकता है या तो जीन का लॉस हो, जीन के फंक्शन का लॉस हो सकता है, या फिर जीन का गेन हो रहा हो और साथ में जीन फंक्शन का गेन हो रहा हो, ये हो सकता है इसका रिजल्ट. A classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene for beta globin chain that results in the change of amino acid residue glutamate to valine. एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, वो ये है कि एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है, बदल जाता है. जो बीटा ग्लोबिन चेन के लिए जो जीन है उसमें जो सिंगल बेस पेयर है जो कि एक तरह से कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, ग्लूटामेट. तो बेसिकली वो सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है और वो क्या बनाता है, वेलिन. इट रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज कंडीशन कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया. तो जो ग्लूटामेट है, जो बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर जो ग्लूटामेट है वो अब ग्लूटामेट ना बन के वेलिन बन रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आ रहा है इसलिए. तो ये इससे जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया. इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट्स और डिलीट्स अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग सिंपल एग्जांपल. अब ये इसका जो इफेक्ट है, पॉइंट म्यूटेशन का जो इफेक्ट है, मतलब आप इंसर्ट कर रहे हो कुछ या डिलीट कर रहे हो बेस को आप इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो स्ट्रक्चरल जीन में, तो ये अच्छे से समझ में आता है एक एग्जाम्पल के थ्रू. Consider a statement that is made up of the following words each having 3 letters like genetic code. अब आप एक स्टेटमेंट कंसिडर करो जो कि इन वर्ड से मिलके बना है जिसमें 3 लेटर्स जो हैं वो जेनेटिक कोड की तरह काम कर रहे हैं. Okay, here is the statement Ram has red cap. Okay, if we insert a letter B in between has and red and rearrange the statement, it would read as follows. अगर मैं बी लेटर को इंसर्ट करती हूँ हैज और रेड के बीच में और फिर मैं इस स्टेटमेंट को बेसिकली रीअरेंज करती हूँ तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं राम ऐसे ही रहेगा, हैज. ओके, अब ये जो हैज और रेड था इसके अंदर मैंने क्या बी को इंसर्ट किया था. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी आर ई. ओके, बी आर ई एक साथ आ गया. ओके, ये 3 बन गए अब. ओके, ये एक जेनेटिक कोड बन गया बी आर ई. देन DCA एंड देन लास्ट में क्या रह गया यहाँ पे P. ऐसे ही अगर मैं 2 लेटर्स को इंसर्ट करती हूं एक ही जगह पे, सपोज से मैं BI को इंसर्ट कर रही हूं एक ही जगह पे, तो फिर मैं इसे कैसे पढ़ूंगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं राम हैज. अब यहाँ पे B था, अब इसी जगह पे मैंने 2 लेटर्स प्लेस किए, दैट इज BI. तो यहाँ पे B की जगह मैंने क्या प्लेस किया, BI. ओके, अब ये 2 लेटर्स हो गए, एक लेटर और चाहिए जेनेटिक कोड बनाने के लिए, तो ये आ गया R. बचा क्या E. तो EDC, ये 3 एक साथ एक जेनेटिक कोड को
फॉर्म करेंगे EDC, ये एक जेनेटिक कोड हो गया, और लास्ट में क्या बचा, A और P। यहाँ पे आप देख सकते हैं A और P। Now we insert three letters together, say big, the statement would read। अब मैं यहाँ पे 3 letters को एक साथ insert कर रही हूँ, जैसे कि मैंने big, suppose is big, ये जो BIG 3 letters हैं, इनको अगर मैंने इसमें कर दिया, ओके, insert, तो statement होगी Ram has, ओके, BIG R, देखो BI और इसके साथ आ जाएगा G, BIG, फिर RED, ये 3 एक साथ आ गए, RED, ओके, अगेन ये एक जेनेटिक कोड बन गया, एंड देन CAP, ये 3 आपस में मिलके क्या बना दिया, CAP, एक जेनेटिक कोड। The same exercise can be repeated by deleting the letters R, E and D one by one and rearranging the statement to make a triplet word। तो इसी तरह से इस सेम एक्सरसाइज हम रिपीट कर सकते हैं अगर हम R, E और D को डिलीट करते रहें एक के बाद एक, और फिर स्टेटमेंट को रीअरेंज करें, जिससे हम एक ट्रिपलेट वर्ड बना सकें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है राम हैज EDC, ओके, देन आप देख सकते हो यहाँ पे AP, राम हैज DCAP, राम हैज कैप। तो इस तरह से आप R को एक बार डिलीट करोगे, फिर E को डिलीट करोगे और D को डिलीट करोगे, जिससे आप क्या कर सकोगे, आप उसे डिलीट एक एक करके डिलीट करते जाओगे और फिर स्टेटमेंट को रीअरेंज करोगे, जिससे आप एक ट्रिपलेट वर्ड बना सको, और वो ट्रिपलेट वर्ड क्या होगा, जेनेटिक कोड। तो एक तरह से आपको समझाने के लिए दिया था, और जेनेटिक कोड तो नहीं होगा, बट एक तरह से एक जेनेटिक कोड समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, Insertion or deletion of one or two bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion। इसका मतलब ये है, अगर एक या दो bases जो हैं उन्हें insert किया जा रहा है, ओके, या एक या दो bases को delete किया जा रहा है, तो वो जो point है जहां पे आप insert कर रहे हो, एक या दो bases को जहां पे आप insert कर रहे हो, वो जो point है, या फिर वो point जहां पे आप एक या दो bases को delete कर रहे हो, तो बेसिकली उस पॉइंट पे जो रीडिंग फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जो पॉइंट है जहां पे आप इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन कहलाता है। तो वहां से जो रीडिंग फ्रेम होता है वो चेंज हो जाता है। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, insert or delete one or multiple codon, hence one or multiple amino acids, and reading frame remains unaltered from that point onwards। इसका मतलब ये है कि अगर इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है 3 का या फिर मल्टीपल बेसिस का, या एक कोडॉन का इंसर्शन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है एक कोडॉन का या मल्टीपल कोडॉन्स का, तो या फिर ऑब्वियसली कोडॉन से अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, तो एक अमीनो एसिड का इंसर्शन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, या मल्टीपल अमीनो एसिड्स का इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है, तो जो रीडिंग फ्रेम होता है वो अनऑल्टर्ड रहता है, मतलब चेंज नहीं करता फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। Such mutations are referred to as frame shift insertion or deletion mutations। तो ऐसी mutations को हम कहते हैं frame shift insertion or deletion mutations। This forms the genetic basis of proof that codon is a triplet and it is read in a contiguous manner। तो एक तरह से genetic basis form करता है, मतलब एक तरह से proof देता है कि जो codon है वो triplet होता है, और ये contiguous manner में read किया जाता है without any punctuation। नेक्स्ट है हमारा tRNA, जिसे हम कहते हैं द अडेप्टर मॉलिक्यूल। From the very beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acids, because amino acids have no structural specialities to read the code uniquely। तो बेसिकली कोड के प्रपोजिशन से बहुत पहले क्लियर हो गया था फ्रांसिस क्रिक को कि एक मैकेनिज्म जरूर होगा जिससे कोड को रीड किया जा सकता है, और साथ में ये लिंक करे अमीनो एसिड्स तक बेसिकली। तो जो कोड को रीड करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, साथ में ये लिंक करे अमीनो एसिड्स को, बिकॉज अमीनो एसिड्स के पास कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज नहीं होती हैं जिससे वो कोड को यूनिकली रीड कर सके। He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acids।
उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि जो अडेप्टर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस है, बेसिकली अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, एक तरफ तो वो कोड को रीड कर रहा था और दूसरी तरफ वो उस कोड के जो उस कोड के रिगार्डिंग जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे बाइंड कर रहा था. The tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code, and it also has an amino acid acceptor end to which it binds to amino acids. tRNAs are specific for each amino acid. For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. तो tRNA के पास एंटीकोडॉन लूप होता है जिसमें क्या होता है, बेसिस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कोड से, मतलब कोड से बेसिस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इसके पास अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है जो कि अमीनो एसिड से बाइंड करता है. टीआरएनएस जो है वो स्पेसिफिक होते हैं हर अमीनो एसिड के लिए. इनिशिएशन के लिए एक दूसरा स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसे हम कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए. There are no tRNAs for stop codons. और stop codons के लिए कोई भी tRNA नहीं है. जो secondary structure होता है tRNA का has been depicted that looks like a clover leaf. एक तरह से जैसे long दिखती है उस तरह का secondary structure दिखता है tRNA का. Actual structure जो है उसमें जो tRNA है एक compact molecule है जो कि एक तरह से inverted L की तरह दिखता है. तो अब देख लेते हैं tRNA का structure. So here is the tRNA, the adapter molecule. Okay, तो यहाँ पे एक तरह से इसका दो फंक्शन है कि ये एक तरफ तो कोड को रीड करता है, साथ में दूसरी तरफ ये क्या करता है, अमीनो एसिड को बाइंड करता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एंटीकोडॉन, ओके, UCA, और ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. आप देख सकते हो ये है mRNA. mRNA में कोडॉन्स प्रेजेंट है जैसे AGU, ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो होगी. मतलब यहाँ पे जो A है इधर U आ गया, G है तो C आ गया, U है तो फिर A आ गया. ये है कोडॉन है ये, तो ये एंटी कोडॉन होता है. ऐसे यहाँ पे आप देखिए इस वाले पोर्शन में है UCA mRNA का, ये कोडॉन है UCA, और जो ये tRNA का अडेप्टर मॉलिक्यूल है इसमें क्या है AUG. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है वो है टायरोसिन, और यहाँ पे जो है वो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीरीन. तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये tRNA का. So, this is all for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन. Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.